समुद्र की सतह के नीचे मानव इतिहास का एक विशाल भंडार छिपा हुआ है जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यूबा के पश्चिमी तट के पास गहरे पानी में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी खोज की है जो इतनी चौंकाने वाली है कि अनुभवी शोधकर्ता भी हैरान रह गए। यह समुद्र के लगभग आधा मील नीचे छिपे एक प्राचीन शहर जैसा प्रतीत होता है, और जब उन्होंने गौर से देखा तो जो मिला उसे देखकर वे दंग रह गए। साल 2001 था और समुद्री इंजीनियर सोच रहे थे कि वे नियमित सोनार मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने मानव इतिहास के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती दे दी। सोनार रीडिंग से ज्यामितीय आकृतियां, एकदम सटीक संरचनाएं और ऐसी आकृतियां उभरी जिनकी प्राकृतिक व्याख्या असंभव थी। यह महज एक और पानी के नीचे की असामान्य घटना नहीं थी, यह उस घटना की वास्तविक सच्चाई थी जिसने अनुभवी वैज्ञानिकों को भी अपनी आंखों पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। संयोगवश हुई खोज। पोलिना जालित्स्की और पॉल वेनस्विग ने कभी नहीं सोचा था कि उनका नाम 21वीं सदी की सबसे विवादास्पद पुरातात्विक खोजों में से एक के साथ जुड़ जाएगा। गहरे समुद्र की खोज में विशेषज्ञता रखने वाली कनाडाई कंपनी एडवांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशंस के लिए काम करते हुए इन समुद्री इंजीनियरों को 2001 में क्यूबा सरकार द्वारा क्यूबा के पश्चिमी तट पर समुद्र तल का मानचित्रण करने का ठेका दिया गया था। उनका मिशन काफी सीधा सादा लग रहा था। उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके डूबे हुए स्पेनिश खजाने वाले जहाजों की खोज करना और संभावित तेल भंडारों के लिए समुद्र तल का सर्वेक्षण करना। लेकिन समुद्र की योजना कुछ और ही थी। जैसे ही उनके अत्याधुनिक साइड स्कैन सोनार ने समुद्र तल का सर्वेक्षण किया, उनकी स्क्रीन पर कुछ असाधारण दिखाई देने लगा। लगभग आधा मील नीचे 600 से 750 मीटर की गहराई पर अंधेरे से ज्यामितीय आकृतियां उभरने लगीं। ये समुद्र तल पर आमतौर पर पाई जाने वाली अनियमित, अव्यवस्थित संरचनाएं नहीं थीं। इसके बजाय जो सामने आया वह ऐसी संरचनाओं का समूह था जो लगभग असंभव स्तर की संगठन और समरूपता प्रदर्शित करता था। प्रारंभिक सोनार सर्वेक्षण में विशाल पत्थर के ब्लॉक दिखाई दिए, जिनमें से कुछ छोटे भवनों जितने बड़े थे जो समुद्र तल पर सुनियोजित पैटर्न में व्यवस्थित थे। जालित्स्की बढ़ते आश्चर्य के साथ गलियारे जैसी संरचनाओं को देखते रहे, जो दीवारों जैसी दिखने वाली आकृतियों से घिरी हुई थीं और गोलाकार चौकों से कटी हुई थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कई पिरामिड के आकार की संरचनाएं आसपास की संरचनाओं से कहीं अधिक ऊंची थीं, जिनकी ज्यामितीय सटीकता धुंधली सोनार छवियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जालित्स्की ने बाद में याद करते हुए कहा, हम ऐसी चीजें देख रहे थे जो इतनी गहराई पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान पोत में उत्साह स्पष्ट रूप से व्याप्त था, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी की एक अंतर्निहित भावना भी थी। ये संरचनाएं न केवल असामान्य थीं, बल्कि अभूतपूर्व थीं। इनकी व्यवस्था बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन, सुनियोजित योजना और परिष्कृत इंजीनियरिंग का संकेत देती थी। फिर भी वे इतनी गहराई में स्थित थे जहां किसी भी जात प्राचीन सभ्यता का पहुंचना असंभव होना चाहिए था, यहां तक कि पिछली हिमयुग के सबसे निचले समुद्री जल स्तर के दौरान भी। टीम ने स्थल पर कई बार स्कैन किया और प्रत्येक स्कैन ने उनकी आशंका की पुष्टि की। यह सोनार की कोई गड़बड़ी या प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं द्वारा निर्मित कोई प्रकाशीय भ्रम नहीं था। हर कोण से देखने पर ये संरचनाएं अपनी ज्यामितीय अखंडता बनाए रखती हैं, जो सुनियोजित निर्माण से उत्पन्न होने वाली स्थापत्य कला की एक रूपता को दर्शाती हैं। शोधकर्ताओं में एक मत था कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है
जो मानव इतिहास और सभ्यता के कालक्रम के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से चुनौती देगा। जैसे ही इस खोज की खबर अकादमिक जगत में फैलने लगी, वैज्ञानिक समुदाय एक असहज सवाल से जूझने लगा। अगर ये वाकई मानव निर्मित संरचनाएं थीं, तो इन्हें किसने बनाया और कब? इसके परिणाम चौंकाने वाले थे और रहस्य अभी खुलना शुरू ही हुआ था। क्या यह कोई डूबा हुआ शहर था? जब सोनार डेटा को संसाधित और विश्लेषण किया गया, तो जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने एक ऐसी असाधारण तस्वीर पेश की कि कट्टर संशयवादियों को भी स्पष्टीकरण खोजने में मुश्किल होने लगी। ये संरचनाएं कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थीं, जो देखने में एक जटिल शहरी संरचना जैसी लग रही थीं, जिसमें सड़कें, चौक और भव्य वास्तुकला शामिल थीं। इनकी बारीकी देखकर आश्चर्य होता था। दीवारें एकदम सीधी रेखाओं में बनी थीं, कोने बिल्कुल समकोण पर मिलते थे और समग्र डिजाइन में शहरी नियोजन का ऐसा स्तर झलकता था जो आधुनिक शहरों को टक्कर देता था। जालित्स्की के वर्णन ने शोध दल के आश्चर्य और विस्मय को बखूबी व्यक्त किया। यह सचमुच एक अद्भुत संरचना प्रतीत होती है, लगभग किसी शहरी केंद्र की तरह। यह तुलना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सोनार से प्राप्त तस्वीरों में एक परिष्कृत बस्ती के स्पष्ट प्रमाण मिले, जिसमें समुद्र तल से भव्य रूप से उठती विशाल पिरामिड नुमा संरचनाएं शामिल थीं। ये केवल पत्थरों के कच्चे ढेर या बेतरतीब चट्टानी संरचनाएं नहीं थीं। ये ज्यामितीय रूप से परिपूर्ण संरचनाएं थीं, जो उन्नत स्थापत्य ज्ञान की विशिष्टताओं को दर्शाती थीं। इस स्थल को शीघ्र ही मेघा उपनाम मिल गया, जो इतनी विशाल खोज के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता था। वैज्ञानिक ऐसी संभावनाओं के बारे में कानाफूसी करने लगे जो सच होने के लिए अविश्वसनीय प्रतीत होती थीं। क्या यह किसी लुप्त सभ्यता का प्रमाण हो सकता है? कुछ शोधकर्ता अद्भुत दृश्यों से उत्साहित होकर उस प्रश्न को पूछने का साहस भी करने लगे जो आने वाले वर्षों तक चर्चाओं का केंद्र बना रहेगा। क्या यह अटलांटिस हो सकता है? सोनार स्कैन में दिखाई देने वाले गोलाकार चौक प्लेटों के प्रसिद्ध वृत्तांत में वर्णित लुप्त शहर से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। संरचनाओं की व्यवस्था, परिष्कृत शहरी नियोजन और स्थल का विशाल आकार, ये सभी प्राचीन काल में वर्णित उन उन्नत सभ्यताओं से मेल खाते प्रतीत होते थे जो समुद्र की लहरों के नीचे विलीन हो गई थीं। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया और क्यूबा के इस जलमग्न शहर की कहानी वैश्विक स्तर पर लोगों की कल्पना को आकर्षित करने लगी। लेकिन शांत क्षणों में जब शोधकर्ताओं ने छवियों का विस्तार से अध्ययन किया, तब जाकर इस खोज की वास्तविक महत्ता समझ में आने लगी। स्कैन में दिखाई देने वाले ब्लॉक विशाल थे, कुछ तो कई मीटर लंबे थे और उन्हें इतनी सटीकता से व्यवस्थित किया गया था कि न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का भी संकेत मिलता था। उत्साह संक्रामक था, लेकिन इसके साथ ही बेचैनी की भावना भी बढ़ती जा रही थी। यदि ये संरचनाएं वास्तविक थीं, यदि वे वास्तव में किसी प्राचीन शहर के अवशेष थीं, तो मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए इसके परिणाम क्रांतिकारी थे। जिस गहराई में वे स्थित थीं, उससे एक ऐसे युग का संकेत मिलता है जो ज्ञात सभ्यताओं से हजारों वर्ष पूर्व का था, जिससे मानव उपलब्धियों की समय रेखा लगभग अकल्पनीय प्राचीनता तक पहुंच जाती है। विस्मय और संदेह, इस विशाल स्थल की खोज पर वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया जितनी जटिल थी, उतनी ही विभाजित भी थी। जब क्यूबा के अग्रणी भूविज्ञानी और क्यूबा विज्ञान अकादमी के सम्मानित सदस्य मैनुअल इटुर्राल्डे विनेंट ने पहली बार सोनार छवियों का अध्ययन किया,
तो उनकी प्रतिक्रिया ने इस खोज से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को स्पष्ट कर दिया। उनकी गणनाएं चौंकाने वाली थीं। ज्ञात भूगर्भीय धंसाव और समुद्र स्तर में परिवर्तन की दरों के आधार पर संरचनाओं को 600 से 750 मीटर की गहराई तक डूबने में लगभग 50,000 वर्ष लगेंगे। यह समय रेखा लगभग असंभव पहेली को प्रस्तुत करती है। 50,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानवों ने अफ्रीका से पलायन करना अभी शुरू ही किया था और विशाल वास्तुकला का निर्माण करने में सक्षम उन्नत सभ्यताएं हजारों वर्षों तक अस्तित्व में नहीं आई थीं। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। यदि ये संरचनाएं वास्तव में मानव निर्मित थीं, तो वे मिस्र के पिरामिडों से 45,000 वर्ष पूर्व की होंगी और मानव सभ्यता के विकास के बारे में मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देंगी। चुनौती वो थी। पश्चिमी फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जलमग्न पुरातत्वविद डॉक्टर माइकल फॉर्ट ने कई विशेषज्ञों की हैरानी को व्यक्त करते हुए इस खोज को समय और स्थान से परे बताया। उनके आकलन ने उस केंद्रीय विरोधाभास को उजागर किया जिसने इस विशाल स्थल को इतना विवादास्पद बना दिया था। संरचनाएं अपनी अनुमानित आयु के हिसाब से कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती थीं, फिर भी इतनी व्यवस्थित थीं कि उन्हें प्राकृतिक रचनाएं कहकर खारिज करना संभव नहीं था। वैज्ञानिक समुदाय में संदेह व्यक्त करने वाली आवाजें निराधार नहीं थीं। टाइटैनिक की खोज करने वाले प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने एक चेतावनीपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो कई शोधकर्ताओं को पसंद आया। उन्होंने सोनार छवियों की तुलना स्याही के धब्बे वाले परीक्षण से की और सुझाव दिया कि मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से पैटर्न देखने और यादृच्छिक डेटा पर व्यवस्था थोपने की प्रवृत्ति होती है। बेलार्ड का तर्क था कि मानव मन अपरिचित परिस्थितियों में भी परिचित आकृतियों को पहचानने में असाधारण रूप से कुशल होता है। वैज्ञानिक पद्धति में कठोर सत्यापन की आवश्यकता होती है और इस विशाल स्थल ने पुरातात्विक पद्धति की नींव को ही चुनौती दी। लाखों डॉलर के विशेष उपकरणों की आवश्यकता वाले अत्यधिक गहराई में स्थित संरचनाओं की उचित जांच कैसे की जाए? सीमित सोनार डेटा के साथ काम करते समय प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं और कृत्रिम निर्माण के बीच अंतर कैसे किया जाए? फिर भी संशयवादी भी छवियों में दिखाई देने वाली ज्यामितीय सटीकता को पूरी तरह से नकार नहीं सके। कई बार सोनार पास करने के बावजूद संरचनाओं ने अपनी संगठनात्मक अखंडता बनाए रखी, जिससे एक ऐसी स्थिरता प्रदर्शित हुई जो यादृच्छिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विपरीत प्रतीत होती थी। इस बहस ने वैज्ञानिक सटीकता की चाह और इतिहास को फिर से लिखने वाली खोज की रोमांचक संभावना के बीच मूलभूत तनाव को प्रतिबिंबित किया। डॉक्टर इडेराल्ड डी विएनैंड स्वयं इस द्वंद्व का प्रतीक थे। इस खोज के असाधारण महत्व को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने सतर्कता बरतते हुए प्रत्यक्ष जांच और भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, केवल सोनार छवियों के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उनकी संयमित प्रतिक्रिया अभूतपूर्व दावों के सामने उत्साह और संदेह के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के संघर्ष को दर्शाती है। जब वे पीले पड़ गए, इस विशाल स्थल की खोज का निर्णायक क्षण असामान्य संरचनाओं को खोजने के शुरुआती उत्साह में नहीं, बल्कि उसके बाद किए गए शांत विश्लेषण में आया। खोज के बाद के दिनों में जब शोधकर्ताओं ने संसाधित सोनार डेटा का गहन अध्ययन किया, तो एक भयावह एहसास होने लगा। इन संरचनाओं में स्थापत्य कला की ऐसी परिष्कारिता दिखाई दी जो ज्ञात मानव इतिहास की सीमाओं को पार करती प्रतीत होती थी।
जब उच्च रिजोल्यूशन सोनार छवियों को संवर्धित किया गया और फ्रेम दर फ्रेम उनका विश्लेषण किया गया, तो जो विवरण सामने आए उन्हें देखकर सबसे अनुभवी शोधकर्ता भी अविश्वास में पड़ गए। संरचनाओं में दिखाई देने वाले ब्लॉक प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आकारित अनियमित पत्थर नहीं थे। वे स्पष्ट किनारों और सटीक कोणों वाली ज्यामितीय संरचनाएं थीं। इनमें से कुछ विशालकाय ब्लॉक घरों जितने बड़े थे, और उनकी संरचना ऐसी थी जो न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि आधुनिक निर्माण तकनीकों को टक्कर देने वाली उन्नत योजना और इंजीनियरिंग क्षमताओं का भी संकेत देती थी। सोनार स्कैन में दिखाई देने वाले गलियारे सैकड़ों मीटर तक बिल्कुल सीधी रेखाओं में फैले हुए थे, जिनकी चौड़ाई एक समान थी और उनमें ऐसी सटीकता झलकती थी जिसके लिए परिष्कृत सर्वेक्षण उपकरणों की आवश्यकता होती थी। गोलाकार चौक ज्यामितीय रूप से एकदम सटीक थे। उनकी समरूपता इतनी सटीक थी कि यह असंभव लगता था कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बने हों। इन सब में सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात पिरामिड नुमा संरचनाएं थीं। उनकी भुजाएं ज्ञात वास्तुशिल्प सिद्धांतों के अनुरूप कोणों पर उठी हुई थीं। उनके आधार समग्र शहरी ग्रिड के साथ पूरी तरह से संरेखित थे। गहन विश्लेषण के इन्हीं क्षणों में शोधकर्ताओं को सही मायने में समझ आया कि सबूत देखकर उनके साथियों का चेहरा पीला क्यों पड़ गया था। यह खोज न केवल अकादमिक सिद्धांतों को चुनौती दे रही थी, बल्कि संभावित रूप से उन्हें ध्वस्त भी कर रही थी। यदि ये संरचनाएं वास्तव में कृत्रिम थीं, तो वे एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण थीं जिसकी क्षमताएं अगले 40,000 वर्षों तक अस्तित्व में नहीं आनी चाहिए थीं। इसके निहितार्थ इतने गहरे थे कि वे पुरातत्व के बजाय विज्ञान कथा के क्षेत्र में प्रवेश करते प्रतीत हुए। डॉक्टर जालित्स्की ने बाद में इन खुलासों के दौरान शोध दल के मन में व्याप्त भावना का वर्णन किया। यदि यह सच है, तो यह हमारे ज्ञात इतिहास को पूरी तरह से बदल देगा। उस कथन का भार अनुसंधान केंद्र पर गहरा था। यह एक ऐसी खोज थी जो मानव विकास, तकनीकी प्रगति और स्वयं सभ्यता के कालक्रम के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकती थी। प्रमाण ठोस थे, चित्र स्पष्ट थे, और फिर भी इसके निहितार्थ इतने असाधारण थे कि उन्होंने स्थापित विज्ञान की नींव को ही चुनौती दे दी। यह वह क्षण था जब शोधकर्ताओं ने क्यूबा के पास एक खोए हुए पानी के नीचे के शहर जैसी दिखने वाली संरचना की खोज की, और सचमुच उनका चेहरा पीला पड़ गया। डर से नहीं, बल्कि इस बात के चौंका देने वाले एहसास से कि उन्हें क्या मिला होगा। संरचनाओं की ज्यामितीय सटीकता, स्थापत्य कला की परिष्कारिता और विशालता से ऐसी क्षमताओं का संकेत मिलता है जो ज्ञात सभ्यताओं से हजारों साल पहले की थीं। इस खोज ने एक असहज प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या होगा अगर मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ मौलिक रूप से अधूरी हो? संसाधित छवियों की गहन जांच की गई, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने संरचनाओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में सुराग पाने के लिए हर पिक्सेल की बारीकी से जांच की। लेकिन हर विश्लेषण के साथ रहस्य और गहराता गया, और इसके निहितार्थ और भी गंभीर होते गए। यही वह क्षण था जब शोधकर्ताओं ने क्यूबा के पास एक खोए हुए पानी के नीचे के शहर जैसी दिखने वाली संरचना की खोज की, और सचमुच उनका चेहरा पीला पड़ गया। डर से नहीं, बल्कि इस बात के चौंका देने वाले एहसास से कि उन्हें क्या मिल सकता था। इन संरचनाओं की ज्यामितीय सटीकता, स्थापत्य कला की परिष्कारिता और विशाल आकार से ऐसी क्षमताओं का संकेत मिलता है जो ज्ञात सभ्यताओं से हजारों वर्ष पूर्व की थीं। इस खोज ने एक असहज प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ मौलिक रूप से अधूरी है? संसाधित छवियों का गहन अध्ययन किया गया,
जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने संरचनाओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में सुराग पाने के लिए प्रत्येक पिक्सेल की जांच की। लेकिन हर विश्लेषण के साथ रहस्य और गहराता चला गया और इसके निहितार्थ और भी गंभीर हो गए। अटलांटिस का प्रश्न। मानव पौराणिक कथाओं में प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस की कहानी जितनी कल्पना को शायद ही किसी और कहानी ने इतना आकर्षित किया हो। यह कहानी एक उन्नत सभ्यता के बारे में है जो कथित तौर पर एक ही दिन और रात में समुद्र की लहरों के नीचे डूब गई थी। जब इस विशाल स्थल की तस्वीरें अकादमिक और मीडिया जगत में फैलने लगीं, तो इस प्राचीन कथा से इसकी तुलना होना आश्चर्यजनक रूप से आम हो गया। इन समानताओं को नजरअंदाज करना असंभव था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक असाधारण रूप से परिष्कृत द्वीप सभ्यता के रूप में वर्णित किया था, जिसमें गोलाकार बंदरगाह, उन्नत वास्तुकला और समकालीन सभ्यताओं से कहीं बेहतर इंजीनियरिंग क्षमताएं थीं। गोलाकार चौकों, ज्यामितीय सटीकता और स्पष्ट शहरी नियोजन के साथ यह विशाल स्थल इन प्राचीन वर्णनों को आश्चर्यजनक सटीकता से प्रतिध्वनित करता प्रतीत होता था। स्थान ने स्वयं ही तुलना को बल दिया। अटलांटिक बेसिन में स्थित ये संरचनाएं ठीक उसी स्थान पर थीं जहां कुछ सिद्धांतों के अनुसार पौराणिक रूप से खोया हुआ महाद्वीप स्थित था। पुरातत्व प्रेमियों और वैकल्पिक इतिहासकारों ने इन समानताओं को लेकर स्पष्ट उत्साह दिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि यहां मानवता के सबसे चिरस्थायी मिथक का संभावित भौतिक प्रमाण मौजूद है। सोनार छवियों में दिखाई देने वाला परिष्कृत शहरी लेआउट, विशाल पिरामिड संरचनाएं और स्थल का विशाल आकार, ये सभी प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटियन वैभव से मेल खाते प्रतीत होते थे। सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ आ गई, वृत्तचित्रों का निर्माण शुरू हुआ और किताबें लिखी गईं, जिनमें इस रोमांचक संभावना का पता लगाया गया कि मिथक वास्तविकता बन गया है। हालांकि मुख्यधारा के पुरातत्वविदों ने अटलांटिस के संबंध को लेकर काफी सावधानी बरती। अकादमिक जगत में यह नाम एक विवादास्पद विषय बन गया था, जिसे अक्सर छद्म विज्ञान और निराधार अटकलों से जोड़ा जाता था। इसलिए गंभीर शोध के संदर्भ में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था। डॉक्टर इटुर्राल्डा विनेंट और उनके सहयोगियों ने सनसनीखेज दावों से अपने काम को दूर रखने का पूरा ध्यान रखा और पौराणिक समानताओं के बजाय वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया। फिर भी सबसे संशयवादी शोधकर्ता भी इस तुलना की प्रतीकात्मक शक्ति को पूरी तरह से नकार नहीं सके। विशाल स्थल की छवियों में दिखाई देने वाली ज्यामितीय सटीकता स्थापत्य कला के उस स्तर को दर्शाती है जो किसी भी ज्ञात प्राचीन सभ्यता के लिए उन्नत प्रतीत होता है। विशेष रूप से वृत्ताकार संरचनाएं प्लेटो द्वारा अटलांटिस के वर्णन से उल्लेखनीय रूप से मिलती जुलती थीं, जिसमें अटलांटिस को नहरों द्वारा अलग किए गए संकेंद्रित छल्लों की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया था। यह वास्तविक पुरातात्विक प्रमाण था या महज एक असाधारण संयोग, यह एक अनसुलझा सवाल बना रहा। अटलांटिस विवाद ने मेगा साइट के प्रति वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया में एक मूलभूत तनाव को उजागर किया। हालांकि शोधकर्ता पौराणिक पुरातत्व से जुड़े कलंक से बचना चाहते थे, लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे कि संरचनाओं में ऐसी विशेषताएं थीं जो प्राचीन सभ्यताओं की जात क्षमताओं से परे प्रतीत होती थीं। इस खोज ने इस संभावना पर असहज रूप से विचार करने को मजबूर कर दिया कि मानव इतिहास पहले की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय हो सकता है। अटलांटिस से इसके गहरे संबंध के निहितार्थ विचारशील पर्यवेक्षकों से छिपे नहीं रहे। यदि मेगा साइट वास्तव में एक उन्नत प्रागैतिहासिक सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करती है, तो यह संकेत देती है
कि मानव तकनीकी विकास ने अधिकांश ऐतिहासिक मॉडलों द्वारा माने गए रैखिक क्रम का अनुसरण नहीं किया था। इसके बजाय यह उत्थान और पतन के चक्रों की ओर इशारा कर सकता है, जिसमें उन्नत समाज लिखित इतिहास के उदय से बहुत पहले ही उभरे और लुप्त हो गए। इसका कारण अभी भी अनसुलझा है। वर्ष 2002 वह वर्ष था जब मेगा साइट की व्यापक जांच शुरू होनी चाहिए थी। मानवयुक्त पनडुब्बियों के साथ एक अनुवर्ती अभियान की योजनाएं बनाई जा रही थीं, जो संरचनाओं के प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण प्रदान करने में सक्षम थीं। प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी डॉक्टर सिल्विया अर्दल ने इस परियोजना में रुचि व्यक्त की और वित्त पोषण की संभावना भी निकट प्रतीत हो रही थी। वैज्ञानिक समुदाय उत्सुकता से उन सवालों के निर्णायक जवाबों की प्रतीक्षा कर रहा था जो प्रारंभिक खोज के बाद से ही शोधकर्ताओं को परेशान कर रहे थे। इसके बजाय परियोजना रुक गई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। इसके कारण जटिल और बहुआयामी थे, जो रसद, राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियों के उस जटिल समूह को दर्शाते हैं जो अक्सर महत्वाकांक्षी गहरे समुद्र अनुसंधान पहलों को बाधित करते हैं। पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों के साथ क्यूबा के जटिल राजनीतिक संबंधों ने ऐसी नौकरशाही बाधाएं पैदा कर दीं जिन्हें पार करना लगभग असंभव साबित हुआ। शोध परमिट राजनयिक लालफीताशाही में उलझ गए और आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक तनावों के कारण संभावित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बाधित हुए। गहरे समुद्र में पुरातत्व की वित्तीय वास्तविकता ने भी आगे की जांचों को पटरी से उतारने में भारी भूमिका निभाई। 600 से 750 मीटर की गहराई पर काम करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें तैनात करने में लाखों डॉलर का खर्च आता है। विस्तृत पुरातात्विक कार्य करने में सक्षम मानवयुक्त पनडुब्बियां दुर्लभ और महंगी हैं, जिनकी परिचालन लागत प्रति गोताखोरी हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। अनिश्चित परिणामों वाली इस परियोजना के लिए निजी वित्त पोषण प्राप्त करना कठिन साबित हुआ और सरकारी वित्त पोषण एजेंसियां ऐसे शोध में निवेश करने से हिचकिचा रही थीं जो वैध पुरातत्व और काल्पनिक जांच के बीच की सीमा पर स्थित था। क्यूबा सरकार ने शुरू में तो शोध का समर्थन किया, लेकिन अंततः ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जिससे व्यापक जांच लगभग असंभव हो गई। संप्रभुता, संसाधन अधिकारों और पर्यटन द्वारा संभावित शोषण से संबंधित चिंताओं के कारण एक जटिल नौकरशाही व्यवस्था बन गई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों को प्रभावी रूप से ठप कर दिया। यह विशाल स्थल भू राजनीति का शिकार हो गया, एक ऐसे नियामक जाल में फंस गया जिसने इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए आवश्यक विस्तृत जांच को रोक दिया। समय बीतने के साथ साथ जांच और भी कठिन होती चली गई। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, शुरुआती उत्साह फीका पड़ गया। वित्त पोषण के अवसर समाप्त हो गए और वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान अधिक सुलभ खोजों की ओर चला गया। यह विशाल स्थल समय में स्थिर रहा, केवल मूल सोनार छवियों के माध्यम से ही जाना जाता था, जिन्होंने 20 साल से भी पहले विवाद को जन्म दिया था। इस खोजी अंतराल ने आधुनिक पुरातत्व में एक अनूठी स्थिति पैदा कर दी, एक संभावित क्रांतिकारी खोज जो कठोर वैज्ञानिक पद्धति से लगभग अछूती रही। ये संरचनाएं समुद्र तल पर पड़ी रहीं, उनके रहस्य बरकरार रहे, जबकि शोधकर्ता सीमित सोनार डेटा के आधार पर ही उनकी वास्तविक प्रकृति के बारे में अनुमान लगा सकते थे। दुनिया के सामने कई अनसुलझे सवाल थे, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं था। एक ऐसी स्थिति जिसने वैध वैज्ञानिक जिज्ञासा और बेतुके अनुमानों दोनों को समान रूप से बढ़ावा दिया। विज्ञान बनाम कल्पना। इस विशाल स्थल के आसपास की वैज्ञानिक बहस कठोर कार्य प्रणाली
और स्थापित प्रतिमानों को चुनौती देने वाले ठोस सबूतों के बीच मूलभूत तनाव को पूरी तरह से दर्शाती है। एक तरफ भूवैज्ञानिक व्याख्याओं के पक्ष में तर्क देने वाले शोधकर्ता हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि ये संरचनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिन्हें कृत्रिम संरचनाओं के रूप में गलत समझा गया है। उनके तर्क स्वयं कृत्रिम संरचनाएं हैं। उनके तर्क ज्ञात भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं और उन जगहों पर पैटर्न देखने के खतरे पर जोर देते हैं जहां कोई पैटर्न मौजूद नहीं है। डॉक्टर बेलार्ड के संशयपूर्ण दृष्टिकोण को रूढ़िवादी पुरातत्वविदों के बीच समर्थन मिला, जिन्होंने स्थापत्य विशेषताओं की नकल करने वाली प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के अनेक उदाहरणों की ओर इशारा किया। विशेष रूप से पानी के नीचे चूना पत्थर की संरचनाएं अपरदन और अवसादन की प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्यामितीय पैटर्न बना सकती हैं। क्यूबा का तटीय क्षेत्र अपनी जटिल भूविज्ञान के लिए जाना जाता है, जिसमें व्यापक गुफा प्रणालियां और कार्स्ट स्थलाकृति शामिल हैं, जो असामान्य पानी के नीचे की संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। संशयवादियों का तर्क था कि यह विशाल स्थल प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना का एक असाधारण उदाहरण मात्र हो सकता है। वैज्ञानिक जगत में इन भूवैज्ञानिक व्याख्याओं का विशेष महत्व है, विशेषकर इतनी गहराई में कृत्रिम निर्माण से जुड़े असाधारण दावों को देखते हुए। ओकम के रेजर का सिद्धांत कहता है कि सबसे सरल व्याख्या यानी प्राकृतिक निर्माण को अज्ञात प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े अधिक जटिल परिदृश्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृत्रिम निर्माण के प्रमाण के लिए भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी, जो स्थल की दुर्गमता के कारण कभी प्राप्त नहीं हो सका। जब तक प्रत्यक्ष जांच संभव नहीं हो जाती, यह प्रश्न अनसुलझा ही रहेगा। यदि ये संरचनाएं प्राकृतिक हैं, तो ये किसी संगठित शहर की तरह इतनी आश्चर्यजनक रूप से क्यों दिखती हैं? व्यापक परिप्रेक्ष्य। क्यूबा के ग्वानाजुआकाबिबेस प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित यह विशाल स्थल भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय संदर्भों की कई परतें जोड़ता है, जिससे इसकी उत्पत्ति के आसपास का रहस्य और गहरा जाता है। क्यूबा का यह पश्चिमी छोर कैरिबियन की सबसे अनूठी भौगोलिक विशेषताओं में से एक है, जिसे असाधारण जैव विविधता और भूवैज्ञानिक महत्व के कारण यूनेस्को जैव मंडल अभयारण्य घोषित किया गया है। प्रायद्वीप का भूभाग विस्तृत चूना पत्थर संरचनाओं, भूमिगत नदी प्रणालियों और गुफाओं और गड्ढों के जटिल जाल से सुशोभित है, जो हजारों वर्षों से जल अपरदन द्वारा निर्मित हैं। इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक इतिहास यह समझने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है कि संरचनाएं इतनी असाधारण गहराई तक कैसे पहुंच सकती थीं। लगभग 20,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग के चरम के दौरान समुद्र का स्तर आज की तुलना में लगभग 120 मीटर कम था। हालांकि इस भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए भी इस विशाल स्थल की संरचनाएं 480 से 630 मीटर की गहराई पर स्थित होंगी, जो किसी भी ज्ञात प्राचीन सभ्यता की पहुंच से बहुत दूर है, यहां तक कि हिमयुग की सबसे अनुकूल परिस्थितियों में भी। प्रायद्वीप की कार्स्ट स्थलाकृति, जिसमें घुलनशील चूना पत्थर की चट्टानें और व्यापक भूमिगत जल निकासी प्रणालियां हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं जहां अपेक्षाकृत कम समय में नाटकीय भूवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकते हैं। सिंकहोल अचानक ढह सकते हैं, जिससे गहरे गड्ढे बन जाते हैं जो समुद्री जल से भर जाते हैं। गुफा प्रणालियां भूमिगत रूप से कई किलोमीटर तक फैली हो सकती हैं, कभी-कभी कक्षों और रास्तों का एक जटिल जाल बना देती हैं,
जो सोनार प्रणालियों को कृत्रिम प्रतीत हो सकता है। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मेगा साइट पर देखी गई संरचनाओं के लिए संभावित प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। फिर भी क्षेत्रीय भूविज्ञान कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है जो अधिक जटिल हो सकते हैं। भूकंप और तटीय भूधंसाव सहित क्षेत्र की विवर्तनिक गतिविधि का इतिहास सैद्धांतिक रूप से यह समझा सकता है कि सतह की संरचनाएं हजारों वर्षों में इतनी गहराई तक कैसे धंस गई होंगी। समुद्र स्तर में परिवर्तन, भूवैज्ञानिक भूधंसाव और विवर्तनिक गतिविधि के बीच जटिल अंतःक्रिया एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जहां ऊंचाई में नाटकीय परिवर्तन सामान्य अनुमान से कहीं अधिक तेजी से हुए होंगे। मेगासाइट का व्यापक महत्व केवल इसके तात्कालिक पुरातात्विक निहितार्थों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अज्ञात के साथ मानवता के संबंध से जुड़े मूलभूत प्रश्नों को भी छूता है। यह खोज छिपे हुए इतिहासों और भूली हुई सभ्यताओं को उजागर करने की हमारी प्रजाति की निरंतर प्रेरणा का प्रतीक है। एक ऐसी खोज जिसने मानव इतिहास में खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं को प्रेरित किया है। चाहे ये संरचनाएं प्राकृतिक हों या कृत्रिम निर्माण, ये समुद्र की सतह के नीचे छिपे रहस्यों के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। मेगासाइट को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि आधुनिक दुनिया की खोज की भूख को दर्शाती है। ऐसे समय में जब वास्तव में अज्ञात क्षेत्र दुर्लभ होते जा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के युग में भी गहरा महासागर उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां आज भी अद्भुत खोजें संभव हैं। क्या ये पानी के नीचे की गुफाएं हैं जो ढह गईं और प्राकृतिक रूप से इन ज्यामितीय आकृतियों में बदल गईं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।